नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा उससे एक बात तो साफ हो गई है कि मोदी सरकार 2019 के घोषणा पत्र में पार्टी के आखिरी वादे को पूरा करने का मन बना चुकी है। भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दो टूक लहजे में कहा कि एक घर दो कानून से नहीं चल सकता। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस फैसले पर देश का मुसलमान सोचता है? यूसीसी पर मुसलमानों का मूड क्या है, यह जानने के लिए मोदी और मुस्लिम की स्पेशल सीरीज में हमारी टीम मुरादाबाद पहुंची। नमस्कार। अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? जो पसमंदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट आपने 40% कम कर दिया। क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? प्रधानमंत्री, डिस्क्रिमिनेशन यही भी है कि आपके 306 एमपी में एक मुसलमान एमपी नहीं। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? प्रधानमंत्री यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हिंदू सिविल कोड की बात करना चाह रहे हैं, उसको लाना चाह रहे हैं। मकसद क्या है कि टारगेट करो भारत के मुसलमानों को, उनको ह्यूमिलेट करो। पिछले कुछ मिनटों में आपने अपनी स्क्रीन पर जो देखा उसे 2024 के लोकसभा चुनाव का ट्रेलर कह लीजिए या फिर चुनाव के लिए मोदी का एजेंडा सेट करना समझ लीजिए। एक बात जो शीशे की तरह साफ है वो ये कि अगले साल लोकसभा चुनाव में यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे बड़ा मुद्दा साबित होने वाला है। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। जैसे ही मोदी मुस्लिमों की बात करते हैं, सबसे पहले AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी सामने आते हैं और इस बार भी आए और संवैधानिक अधिकारों की व्याख्या के साथ मुसलमानों के हक का हिसाब मांगने आए। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की भारत के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या? आप पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। अब तो समझ गए होंगे आप कि कैसे मुस्लिमों के हक में क्या है। इस मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियां आमने सामने होने वाली हैं। लेकिन मोदी के यूसीसी पर ताजा बयान से ये साफ हो गया है कि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग। प्रधानमंत्री मोदी भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच मौजूद थे
और ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ कॉमन सिविल कोड की बात की। 3 तलाक से लेकर पसमानदा मुसलमानों का नाम लेकर मोदी ने पिछली सरकारों को आड़े हाथ लिया। ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है। अब सवाल ये है कि समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर देश का मुसलमान क्या सोचता है। अगर पूरे देश में यूसीसी लागू होता है तो मुसलमान उसे कैसे स्वीकार करेंगे। हिंदुस्तान का संविधान समान नागरिक अधिकारों की बात करता है, लेकिन देश में अब अलग अलग धर्म के हिसाब से अधिकार तय होते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों पर देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम। जाति, धर्म या परंपरा के आधार पर कोई रियायत नहीं। बीजेपी लगातार समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती रही है। 2014 और 2019 के घोषणा पत्र में बीजेपी देश में यूसीसी लागू करने का वादा कर चुकी है। समान नागरिक संहिता को लेकर सुगबुगाहट उस वक्त तेज हुई जब उत्तराखंड की धामी सरकार ने कह दिया कि वो यूसीसी लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है, और इसके बाद 2024 के चुनाव से पहले इसके पूरे देश में लागू होने की चर्चा तेज हो गई। हम लगातार आपको मोदी और मुसलमान की स्पेशल सीरीज दिखा रहे हैं। यूसीसी पर देश का आम मुसलमान क्या सोचता है, ये जानने के लिए हमारा कारवां गाजियाबाद, अलीगढ़, कासगंज, हाथरस, सहारनपुर और आगरा के बाद पीतल नगरी मुरादाबाद पहुंच चुका है। 2024 के चुनाव के लिए क्या है मुसलमानों का मूड, किस पार्टी का लोहा चमकेगा और किस नेता का पीतल सोने सा दमकेगा, ये जानने के लिए हम आ गए हैं उत्तर प्रदेश की पीतल नगरी मुरादाबाद में। मोदी और मुस्लिम में एक नए शहर से भी परिचय होगा और यहाँ के मुसलमानों से भी। मुरादाबाद में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लोगों की राय क्या है, ये जानने से पहले हम आपको बता देते हैं कि अगर देश में यूसीसी लागू होता है तो क्या बदल जाएगा। वो कुछ बातें जो उत्तराखंड सरकार के यूसीसी ड्राफ्ट में मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जाएगी ताकि वो ग्रेजुएट जरूर हो। पति पत्नी दोनों को तलाक के समान आधार उपलब्ध हो। फिलहाल पर्सनल लॉ में अलग अलग कानून है। बहु विवाह पर पूरी तरह से रोक लगेगी। हलाला और इद्दत पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। जनसंख्या नियंत्रण पर भी बात होगी। सबसे पहले ये बताइए कि समान नागरिक कानून बनना चाहिए। देखिए, समान नागरिक कानून बनाने का क्या उद्देश्य है, हमारी बात ये समझ में नहीं आती। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी मुस्लिम पिछड़े लोगों को अपने साथ लाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ ये सामान्य नागरिक कानून बनाने की बात करते हैं, तो ये एक ही आदमी 2 कश्तियों में सवार कैसे होगा? नहीं हो सकता हिंदू मुस्लिम दोनों पर लागू है। हमारा ईमान, हमारा कुरान है, हमारा दीन है, हमारा इस्लाम है, हमारे रूल्स अलग हैं, उनके रूल्स अलग हैं। एक दूसरे के फॉलो कैसे कर देंगे? नहीं हो सकता। क्या संविधान में कुछ कमी रह गई थी जो ये नए नए कानून लाने पड़ रहे हैं इस सरकार को? क्या कुछ संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर से कमी रह गई थी? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का मूड पहले ही सवाल से समझ में आने लगा था। एक सुर में आम मुसलमान यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर बिफरे से दिखाई दे रहे थे, लेकिन सवाल ये था कि क्या उन्हें यूसीसी में होगा क्या, इसके बारे में पता है? ये जानने के लिए हमने सिलसिलेवार ढंग से सवालों के जवाब जानना शुरू किया। हमने उनसे पूछा कि यूसीसी के बाद बेटियों की शादी तब तक नहीं होगी जब तक वो ग्रेजुएट न हो जाए। एक पॉइंट ये भी है कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जाएगी इतनी कि वो ग्रेजुएशन कर सके कम से कम। बेहतर है, सरकार का ये प्रयास बेहतर है। हम उस मुल्क के जो कानून हैं उसके भी हिसाब से और अपनी बेटी की अच्छी तरबियत के लिए भी हम ये करते हैं कि 20 साल की उम्र
या 22 साल की उम्र या 21 साल की उम्र में उसकी शादी करते हैं जब वो ग्रेजुएट हो जाती है। ये नहीं है कि ये कानून बनेगा तभी, ये पहले ही से हम लोग वो करते हैं। देखा आपने, पहले ही बिंदु पर एक आम राय दिखी, लेकिन अब बारी उन विवादित मुद्दों की है जिस पर एक राय नहीं बनती। वो मुद्दा है तलाक का। मुस्लिम पर्सनल लॉ में तलाक देने का हक शौहर को होता है। यूसीसी लागू होता है तो पति पत्नी दोनों को तलाक का समान अधिकार मिलेगा, यानी जिस वजह से पति तलाक दे सकता है उसी वजह पर पत्नी को भी तलाक देने का अधिकार होगा। लेकिन इस पर देश के आम मुसलमानों के तर्क बेहद अजीब से है। अब ऐसा हो जाएगा कि महिला जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको भी उतना ही अधिकार होगा तलाक देने का जितना पुरुषों को। देखिए, जो जिंदगी जीने के सवाल हैं, हम उनमें तो कानून एक समान कर सकते हैं, लेकिन मज़ाहिब और धर्म के मामले में कानून एक समान कैसे कर देंगे? क्या मुस्लिम मंदिर जाएगा? क्या हिंदू मस्जिद चला जाएगा? नहीं ना। तो इसलिए धार्मिक तो महिलाओं को अधिकार देने की बात है, एम्पावर करने की बात। महिलाओं को अधिकार सबसे ज्यादा दिया ही इस्लाम ने है। महिलाओं से इस्लाम में पैर नहीं छुआए जाते। तलाक का अधिकार क्यों नहीं है, इसके बारे में भी कुछ जानकारी होगी आपको? नहीं, तलाक का अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि अब देखिए, मिसाल के तौर पे जैसे अगर कोई मालिक है तो मालिक नौकर को हुक्म कर सकता है, नौकर मालिक को हुक्म नहीं कर सकता। यहाँ पर एक महिला क्या नौकर है? नहीं, महिला नौकर नहीं है, महिला गृहिणी है, महिला उस घर को चलाने वाली है। और महिला के अंदर कम से कम उसको पर्दे में रखने का हुक्म है। तो उसको चाहिए कि उसका जो शौहर है वो हाकिम इसलिए नहीं कहा गया कि हाकिम उसके ऊपर हुक्म चलाए, बल्कि हाकिम इसलिए उसके अखराजात पूरे करे, उसके लिए सारी चीजें मुहैया कराए, इसलिए वो हाकिम है। अगला मुद्दा 4 शादियों पर रोक का था। मुस्लिम पर्सनल लॉ 4 शादियां करने का अधिकार देता है, लेकिन देश में अगर समान नागरिक संहिता लागू होती है तो सिर्फ 1 शादी की इजाजत होगी। लेकिन 4 शादियों की इजाजत पर पहले इनके तर्क सुनिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 शादियां नहीं 11 शादियां की हैं। दूसरी बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों का इतना लिहाज रखते थे कि रात को जब 3 बजे वो नमाज के नहीं उठा करते थे तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह अन्हा ये कहती हैं, उनकी पत्नी हैं, कि कहती हैं कि जब वो बिस्तर से उठा करते थे तो हमें भी ये पता नहीं चलता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के यहाँ से मतलब आप एक शादी पे राजी नहीं है? अरे कानून बन रहा है उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, शरीयत का जो कानून है उसके हिसाब से भी सारा देखना पड़ेगा। ये नहीं है कि शरीयत का जो कानून। अब मैं एक शादी पर बहुत खुशी राजी हूँ, लेकिन हमारे लिए जो सब कुछ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक से कहा वो हदीस, जो आपने किया वो सुन्नत, और जो आपके ऊपर आया वो कुरान, इन तीनों चीजों को हमें फॉलो करना पड़ेगा। रही बात 4 शादी की, 4 शादी का मतलब मौज मस्ती से नहीं था। 4 शादी का मतलब आप कहीं अगर परेशान हैं, आपको कोई किसी वजह से परेशानी दिक्कत है तो क्या बात है, आप दूसरी शादी कर सकते हैं, 3-4 तक कर सकते हैं, उसके आगे आप नहीं कर सकते। दलील ये है कि 4 शादियों की इजाजत शौक के लिए नहीं बल्कि किसी परेशानी और मजबूरी के हालात में है। लेकिन जिन सज्जनों से संवाददाता रविकांत बात कर रहे थे उनमें एक उम्र दराज और अनुभवी शख्स मौजूद थे जिनकी 2 शादियां हुई हैं। लेकिन जब हमने उनसे 2 शादियों की वजह पूछी तो वो मुस्कुरा दिए। आपने 2 शादी क्यों की? देखिए, एक बात सुनिए, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले जवाब दीजिए, 2 शादी आपने क्यों की? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुए, उनके हजूर बहुत ज्यादा परेशान हूँ, उनके शादी कर लो। शादी करने के बाद वो आए दोबारा, उनके साहब अब भी परेशान हूँ, उनके फिर शादी कर लो। तीसरी शादी करने के बाद आए तो उन्होंने क्या, आज मैं खुशहाल हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास बहुत माल दौलत है। क्योंकि औरत के तो यूसीसी पर चर्चाओं का दौर चल रहा है और इसीलिए एबीपी न्यूज ने जानने की कोशिश की कि मुरादाबाद के मन में क्या चल रहा है।